सबसे पहले बताएं कि बहुत बेसिक अगर है तो डेट म्यूचुअल फंड और एफडी की हम बात करें तो सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे। क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर निवेश किया जाता है और कहाँ रिस्क है यहाँ पे और किस तरह के रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है? नमस्कार प्रशांत जी। जैसे आपने कहा कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं, एफडी और डेट म्यूचुअल फंड, एक दूसरे से काफी भिड़ते रहते हैं कि किसमें बेहतर ज्यादा रिटर्न आएगा, कम रिस्क होगा। बट मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि डेट म्यूचुअल फंड्स कई किस्म के होते हैं। कई कैटेगरीज हैं, हजारों डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, ओपन एंडेड कई हंड्रेड्स हैं, क्लोज्ड एंडेड तो कई सारे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एफडी की तुलना करना चाहें तो एक कैटेगरी से बहुत अच्छी तरह तुलना कर सकते हैं जिसको कहते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड। टारगेट मैच्योरिटी फंड एक डेट फंड है जिसमें एक टारगेट मैच्योरिटी डेट होता है। जैसे एफडी की एक मैच्योरिटी डेट होती है, कोई भी एफडी परपेचुअल नहीं होती, वैसे ही टारगेट मैच्योरिटी फंड का भी एक मैच्योरिटी डेट होता है। अगर इन दोनों की तुलना करने जाएं तो कोई दो राह नहीं है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आपको एफडी के मुकाबले अगर एफडी में आपको 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में पोस्ट टैक्स आपको 140 150 रुपए का ब्याज मिल सकता है, या कैपिटल गेन मिल सकती है, अगर वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करते हुए, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो। सो प्रशांत जी, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड की एफडी से तुलना करना चाहता था, जो मैंने की। सेकंड, डेट फंड्स में काफी सारे रिस्क होते हैं। अगर मैं ब्रॉडर डेट फंड्स की बात करूं तो कई सारे रिस्क है। पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि मार्केट में जो ब्याज दरें होती हैं वो रोज बदलती हैं। उस रोज के बदलाव की वजह से एनएवी का जो बदलाव होता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो एनएवी में घटौती देखने को मिलती है डेट फंड की। किस मात्रा में होता है वो उस डेट फंड पे निर्भर करता है। उस फिनोमिना को कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। प्राइस जो एनएवी की मूवमेंट होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। डेट फंड का दूसरा रिस्क जिसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का ये मतलब है कि आपने अपने पैसे किसी को उधार दिए और वो वापस चुकाने की क्षमता ना हो मेच्योरिटी के दिन पे। क्रेडिट रिस्क एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क क्रेडिट रिस्क ही होता है, क्योंकि अगर पैसे चुकाने की क्षमता नहीं हो तो पूरे पैसे आपके जा सकते हैं, बेप्राइस हो सकते हैं। काफी बार हमने भी देखा है कॉर्पोरेट बैंक्स में काफी लोगों के पैसे फंस गए थे और पैसे वापस नहीं आ रहे, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। वो सेकंड रिस्क होती है। तीसरी होती है लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप लिक्विडेट करना चाहें तो आपको थोड़ा सा प्राइस 19-20 मिलता है, बट लिक्विडिटी रिस्क बहुत कम होती है डेट फंड्स में, सिर्फ कहने के लिए होती है। दूसरा होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जो डेट फंड से आपको टारगेट मैच्योरिटी फंड से जो पैसे वापिस आते हैं मैच्योरिटी पे, तो आप जब री इन्वेस्ट करेंगे, वापस दूसरे फंड में डालेंगे, तो शायद सेम ब्याज ना मिले, उसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। ये चार फंडामेंटल प्रिंसिपली ये चार रिस्क होते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड में। ये चारों रिस्क बहुत अच्छी तरह से सीमित और मैनेज होते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट ऑफ मैच्योरिटी फंड है वो बहुत बेहतरीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर डेट फंड्स को देखें तो यहाँ पर क्या ग्लोबल जो फंड्स हैं उनकी क्या उनकी परिभाषा है और ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए प्रशांत जी, ग्लोबल इन्वेस्टिंग डेट में इंडिया में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो ब्याज दरें मिलती हैं वो ग्लोब के मुकाबले काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी रही है। जैसे यूएस में ब्याज दरें साल भर पहले 1.5-2% हुआ करती थी, 10 साल की फेड की पेपर के, आज भी 3.25-4% है। तो इंडिया में जो भी फंड ऑफ फंड्स होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं या इंटरनेशनल ईटीएफ्स होते हैं, और लार्जली इक्विटी के तरफ झुकाव रखते हैं। डेट में एक पैसिव कैटेगरी इमर्ज होके आई है, स्पेशली 2021-22 में। 2 सालों में काफी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स और पैसिव ईटीएफ्स जो हैं वो काफी पॉपुलर हुए हैं। तो वो फंडों में एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। ये ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, भारत बॉन्ड ईटीएफ ये पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था। वो बहुत लो कॉस्ट होते हैं, तो इनकी जो अट्रैक्टिवनेस होती है, क्योंकि देखिए डेट में मिलता ही 6-7% है, 8% ज्यादा से ज्यादा, उसमें अगर आप 1.5-2% का कॉस्ट दे देंगे तो बहुत कम बच जाता है। इक्विटी में कॉस्ट देने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि 12-15% की भी रिटर्न आ सकती है, बट डेट में है ही रिटर्न कम, तो कॉस्ट सेंसिटिव passive funds have emerged, Prashant ji, in a big way over the last couple of years. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है जिसको समझना होगा। और
किस तरह के निवेशकों का जो झुकाव है वो डेट फंड्स की ओर देखा जाता है, या अगर एक सलाह के तौर पर देखें तो किस तरह की अगर आपकी सोच है तो आपके लिए बेहतर है डेट फंड्स? आपका नजरिया अगर किसी खास तरह का नजरिया अगर आप रखते हैं। सबसे प्रशांत जी, अगर आप लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं है और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो डेट फंड की आप में रेलेवेंस इतनी ज्यादा है कि कोई इंतहा ही नहीं। ये जहन में बिठाना जरूरी है, क्योंकि जैसे मेरे पैसे, मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूं, सरचार्ज की भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूं, तो मेरे लिए जो डेट फंड्स हैं वो आफ्टर टैक्स 6.3 6.4% कमा के दे सकते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो अगर अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया डेट फंड में लगाया और टारगेट मैच्योरिटी फंड में, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसा दिया जाता है, तो डूबने का खतरा ना के बराबर या नहीं है, तो उसमें 7% की प्री टैक्स रिटर्न मिल सकती है। और अगर उसको छेड़खानी ना की जाए और 5 साल तक उसको वैसे के वैसा रख दिया जाए, तो 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 40 लाख रुपए कंपाउंड होके हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। अब उसमें क्या होता है कि 3 साल बाद डेट फंडों को इंडेक्सेशन की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको जो महंगाई के 4-5% है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, जो बचे 2% है उसी पे टैक्स देना पड़ता है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आप अगर अगर आप 5% की इंडेक्सेशन भी माने, तो आपको सिर्फ 3 लाख का टैक्स भरना है, तो 1 करोड़ 37 लाख जेब में बच जाते हैं आपके। उसका मैं कंपाउंडेड रिटर्न निकालूं तो 6.49% की पोस्ट टैक्स रिटर्न मिल सकती है, जो अगर मैं खरीदना चाहूं तो 11%, 10.5% की एफडी खरीदूंगा, तब जाके पोस्ट टैक्स रिटर्न 6.5 मिलने वाली है। तो इसमें मेरी मेरी अगर मैं करूं एग्जांपल, तो एफडी में 7.5% मिलने पे भी पोस्ट टैक्स सिर्फ 4.8 मिलता है आफ्टर टैक्स, और डेट फंड में 7% प्री टैक्स और 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है, और सुकून की नींद सो सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना पैसा लेंड किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल। डेट म्यूचुअल फंड्स और इनमें जो निवेश का जो तरीका है उसमें किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो खास तौर पे इसमें विभिन्न कैटेगरीज भी होती हैं, तो इस लिहाज से अगर रोशनी डालना चाहें आप। देखिए प्रशांत जी, एक रिटेल निवेशक को अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन जितना कम हो सके उतना ही करना चाहिए। दो ही कैटेगरी है मेरे हिसाब से आज के करंट समय में, पूरे 2023 के लिए दो ही कैटेगरी एक रिटेल निवेशक को फोकस करनी चाहिए। एक है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड अपनी कंटिजेंसी फंड के लिए वो लिक्विड फंड का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें 4 से 5% का ही रिटर्न मिलेगा, बट जिस दिन पैसा चाहिए उस दिन मिल जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी, आपने कोविड में देखा ही है कि काफियों की नौकरी गई, कोई भी विपदा आ सकती है। तो आपको कंटिजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड, और बाकी पूरे डेट फंड के लिए, लॉन्ग टर्म डेट के लिए 3 से 5 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड से ही आपको अपना प्रयोग करना चाहिए। बाकी पूरी कैटेगरीज 2023 के लिए मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है। उसकी जो मेहनत करोगे आप सीखने के लिए, उसमें ज्यादा आपको अंतर मिलेगा नहीं। अब रहा सवाल, क्या 3-5 साल कोई इन्वेस्ट कर सकता है डेट में? मेरे हिसाब से हम पीपीएफ करते हैं, ईपीएफ करते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स करते हैं, ट्रेडिशनल प्लान, एंडाउमेंट प्लान करते हैं, उसमें सब 10-15 साल के लिए वेट करने के लिए लोग तैयार हैं। बट म्यूचुअल फंड में उनको 1 साल में पैसा चाहिए, ऐसा क्यों? और अगर जरूरत भी पड़ जाए तो ये 3 से 5 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड पे आप कभी भी बड़ी सरलता से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं कोई भी बैंक से, तो आपको इसको छेड़ के बगैर। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन प्रशांत जी, फोकस ओनली ऑन दीज टू कैटेगरीज, लिक्विड एंड टारगेट मैच्योरिटी फंड। बिल्कुल, तो बहुत ही ख़ास सलाह आपको इस ख़ास चर्चा के ज़रिए मिलती हुई कि आपको कहाँ फोकस करना है और अपना जो निवेश की रणनीति है वो किस तरीके से बनानी है। अब आते हैं फिरोज़ एफडी पे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोग इस चर्चा को इसलिए सुन रहे हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट के बारे में, हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। तो एकदम बैक टू बेसिक्स अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट है क्या, और तरीका क्या है, और किस तरह का यहाँ पर लाभांश मिलता है? प्रशांत जी, जैसे फिक्स डिपॉजिट इंडिया में बड़ा मशहूर विकल्प है, इसीलिए कई गुना ज्यादा हमारे डेट फंड से कई गुना ज्यादा एफडीओ में लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट जो इंडियंस का है वो सेविंग जरूर कर लेते हैं, पैसा बचा जरूर लेते हैं, ठीक से निवेश नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज एफडी में इतना अरबों रुपया
अरबों तो छोड़िए लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। फिर भी अगर हम बेसिक से समझना चाहें तो फिक्स डिपॉजिट जनरली काफी कॉर्पोरेट्स भी इस नाम का प्रयोग करते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर आप कोई बैंक में जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जाते हैं, कॉर्पोरेट बैंक में जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बैंक का एम्प्लॉय कहता है कि आप पैसे डाल दीजिए, आपको 3 साल, 2 साल, 1 साल जो भी अवधि चाहिए उतने की फिक्स डिपॉजिट दे दूंगा मैं आपको। उसका ये मतलब है कि अगर मैं लाख रुपए लगाता हूं, अगर 6% का ब्याज है, तो 1 साल बाद अगर आप जाएंगे अपनी एफडी तुड़वाने के लिए, या 1 साल की एफडी अगर आप कराएंगे, तो 1,06,000 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। 6,000 रुपए आपके 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे। वो 6,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा आपकी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। अगर आप एक 5 साल की एफडी करा के 2 साल में बैंक पहुंच जाते हैं कि मुझे अपने पैसे वापस कीजिए, तो पेनल्टी होती है, 1-2% का ब्याज कट जाता है, फिर आपको पैसे जरूर मिल जाते हैं और आपकी कैपिटल पे आंच नहीं आती है। और ये कैपिटल पे जो आंच आने की संभावना होती है, उसके लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है जो आरबीआई की तरफ से होता है। वो 5 लाख तक पर इंडिविजुअल होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप लाख 2 लाख रुपए की एफडी करा रहे हैं, अगर बैंक डूब भी जाती है तो एक डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। बट वो डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलते मिलते अर्जों लग जाते हैं अगर कोई बैंक में 19-20 और क्रेडिट रिस्क फ्रक्टिफाई करता है। इसमें हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको कोऑपरेटिव बैंक में एफडी नहीं करनी चाहिए और कमर्शियल बैंक में ही एफडी करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में कोई भी कमर्शियल बैंक डूबी नहीं है आज तक, और कई सारी सैकड़ों कोऑपरेटिव बैंक्स डूब चुकी हैं। अगर आप पीएमसी का ही एग्जांपल दें, काफी सारे निवेशकों से मैं मिला जो अपनी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स पीएमसी खाते में लगा चुके थे, क्योंकि वो पड़ोस में थी ब्रांच, और लोगों के पूरे रिटायरमेंट के पैसे चले गए। तो बहुत सुरक्षा से आपको अपनी एफडी करानी है, और कॉर्पोरेट एफडी तो बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन टू कॉर्पोरेट माना जाता है। वो एफडी का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो काफी लोग भावुक होके उसको भी बैंक की एफडी के मुकाबले तुलना करके अपने पैसे डाल जरूर देते हैं। सो प्रशांत जी, आई हैव जस्ट ट्राइड टू वार्न पीपल ऑफ द मोस्ट कॉमन पिटफॉल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है फिरोज, फिक्स डिपॉजिट और फ्लोटिंग रेट एफडी, ये जो है इसका फर्क जो है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। जरा इस पर रोशनी डालें। देखिए, नाम में ही उसका अर्थ मतलब एविडेंट है। फिक्स डिपॉजिट में आप जाते हैं और अपनी जो ब्याज दरें हैं वो लॉक इन कर लेते हैं। जैसे आज ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 7.5% की भी एफडी मिल सकती है 5 साल की, अगर आप ठीक से नेगोशिएट करें, और सीनियर सिटीजन को तो मिल ही जाती है। तो सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप फ्लोटिंग रेट एफडी करते हैं, मेरे हिसाब से काफी सारी बैंक फ्लोटिंग रेट एफडी नहीं देती हैं। फ्लोटिंग रेट होम लोन जरूर ब्याज दरें फ्लोटिंग होती हैं, एफडी के रेट बढ़ाते घटाते नहीं है। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जरूर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से फ्लोटिंग रेट फंड्स भी कहलाते हैं। उसमें अगर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो आपके बॉन्ड की ब्याज बढ़ जाती है, अगर ब्याज कम हो जाती है तो आपके बॉन्ड की ब्याज भी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जो इंटरेस्ट के उतार चढ़ाव की वजह से जो आपका बॉन्ड का प्राइस जो बदलता है, वो बदलना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्याज दरों के हिसाब से आपके बॉन्ड की भी ब्याज ऊपर नीचे होती रहती है। सो दैट्स कॉल्ड अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, व्हिच इज जनरली पैक्ड इन अ फ्लोटिंग रेट फंड। बिल्कुल।